इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी थी और ये पर्सन चिल्लाते हुए कहती हैं कि हम सेंटोस से मिलना चाहते हैं तो प्लीज इस डोर को ओपन किया जाए। कोई चिल्लाता हुआ कहता है कि सेंटोस प्लीज मेरी बीमारी का इलाज कर दो। कोई कहता है मैं सेंटोस का फेस को देखना चाहता हूँ। इतने में अंदर से आवाज आती है कि तुम लोग इतनी रात को मेरे से मिलने पहुंच गए हो और ये पर्सन अपने बारे में सेंटोस को बताता है कि मैं डॉस्ट माइल्स क्लैन से ताल्लुक रखता हूँ और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता है। फिर ये पर्सन भी अपने बारे में सारी डिटेल बताता है कि मैं डिटॉक्स फैमिली से हूँ। इतने में ये पर्सन चिल्लाता हुआ कहता है कि अगर तुम मेरा पर्सनल ट्रीटमेंट करोगी तो मैं तुम्हें भारी रकम इनाम में दूंगा। ये सुनते साथ ही वो कहती है कि सब खामोश हो जाएं। मुझे पता चल गया है कि आप लोगों की आइडेंटिटी क्या है और आप लोगों की क्या ही ताकत है, तो ये मेरे लिए काफी है कि मैं तुम्हारे लिए डोर ओपन ना करूं। जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहती है कि चलो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनते ही वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये पर्सन वहीं खड़ा था और मन में सोचता है कि मुझे आज इससे हर हाल में मिलना पड़ेगा। और फिर उसे कुछ रिग्रेशन से पहले की मेमोरीज रिकॉल होती हैं जिसमें वो बताता है कि मैंने सेंटोस को एक वाइट कपड़ों में देखा जिसके ऊपर खून ही लगा हुआ था और उसकी तरफ से डिवाइन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी और इस तरह उसने काफी ज्यादा जख्मी लोगों की जान बचा ली थी अपनी पावर से। मैं तो जानता हूँ कि सेंटोस पैसे और ताकत से बहुत ज्यादा नफरत करती है। वो ये खरा वहाँ इन बातों को सोच ही रहा था कि साथ ही अंदर से सेंटोस बोल के कहती है कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो। ये पर्सन उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और बेबसी से उसे कहता है कि मैं एक यंग लैब हूँ और मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ। ये कहने के बाद उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन वो वहाँ इंतजार कर रहा था उसके जवाब का और साथ ही वो डोर ओपन हो जाता है और वहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग लाइट इसके ऊपर गिरती है और इसे बताया जाता है कि प्लीज तुम अंदर आ सकते हो। जैसे ही वो अंदर एंटर होता है तो उसकी नजर इस स्टैचू पे पड़ती है और अंदर का सारा एरिया काफी ज्यादा ब्राइट था। ये पर्सन सीधा चलता हुआ इस स्टैचू की तरफ आ रहा था। इतने में ये स्टैचू बोलता हुआ कहता है कि यंग लैम्प तुम कौन हो और तुम अपना रास्ता कैसे भूल गए। इतने में विकर वैन अपने मन में सोचता है कि ये मेरे साथ पहले कभी मिली तो नहीं हुई, तो अगर मैं इसे को गलत रीजन बताऊंगा तो ये मुझे जज तो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ये क्लॉथ और कॉस्ट्यूम अपने ऊपर पहना हुआ है, तो ये मुझे जज नहीं कर सकती। और ये सब बातें वो अपने मन में सोच रहा था। इतने में आगे बढ़ता है और इस पानी को उसके आगे रखा हुआ कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक खतरनाक बीमारी हमारे इर्द गिर्द फैल चुकी है और मैंने आपकी क्लैन के कुएं से पानी भरा है और उस पानी में भी वो बीमारी फैल चुकी है। अगर आप चाहें तो आप इस पानी को चेक भी कर सकती हैं। और फिर वो बिल्कुल खामोशी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे चेक करती है, साथ ही चिल्लाते हुए कहती है कि हे पर्सन तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। ये सुनते साथ ही उसके सैनिक एक्टिव हो जाते हैं। वीवी वही जाम हो जाता है और कहता है कि ये लोग अब मेरे साथ क्या करने लगे हैं। ये कहता है कि तुम तो एक यंग लैब थे और तुम अपना रास्ता भूल गए। हमने तो तुम पे तरस खा के तुम्हें एंटर किया, लेकिन तुम्हारी हालात से लग रहा है कि तुम एक 2 नंबर पर्सन हो। और वो अपनी किताब को खोलते हुए कहता है कि सही से बता दो कि तुम कौन हो। वीवी उसे देखने के बाद मन में सोचता है कि ये चेहरा मैंने पहले देखा हुआ है, इसका नाम तो पार्टरॉड क्यू है। रिग्रेशन से पहले मैं इसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, लेकिन ये अपने असूलों पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इतने में पेट्रो बोलते हुए कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की काफी ज्यादा टेक्निक सीख ली है और मैंने अंडरडॉग सिटी के 7 पर्सन पे इन्हें अप्लाई भी किया हुआ है। विकर कहता है कि काफी समय बाद तुम्हें देख के मुझे खुशी हुई। पेट्रो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी बीमारी की रिपोर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन मुझे तो तुम काफी सस्पिशियस लग रहे हो। अगर तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो अपने मास्क को उतार के अपनी आइडेंटिटी शो करो। वीवी कहता है नहीं, कुछ रीजंस की वजह से मैं अपने मास्क को नहीं उतार सकता। और इतने में ही वीवी पे मैजिकल अटैक हो जाता है। ये अटैक इस पर्सन ने किया था और ये कहता है कि मैं यहाँ से किसी भी सस्पिशियस पर्सन को नहीं जाने दे सकता और अपनी मैजिकल बुक ओपन करके अब मैजिक स्टार्ट कर देता है। वो अटैक वीवी पे हो रहा था, लेकिन वीवी मन में सोचता है कि ये तो सारी डिवाइन पावर्स हैं और ये पावर्स इसा कैसे पहुंची। और वो ऊपर से छलांग मारता हुआ बैटल ग्राउंड में आ जाता है और कहता है कि मुझे इस वाटर से ऐसी कोई एनर्जी फील नहीं हुई जिससे लगे कि ये वाटर पॉइजन है। अगर तो ये वाकई पॉइजन वाटर है तो इस पॉइजन को पिलाने के पीछे तुम ही हो। वीवी कहता है अगर तो मैंने इस पॉइजन को पिलाया है तो मैं तुम्हें इसकी रिपोर्ट क्यों दे रहा हूँ। वो कहता है जो भी है मैं तुम्हें सेंटोस से मिलने कभी भी नहीं दे सकता, लेकिन वीवी मन में सोचता है कि ये जो भी कह रहा है तो ये बिल्कुल ठीक रहा है। और वो
वीवी पे अटैक कर देता है और कहता है कि इन सब सवालों का जवाब अब मैं तुमसे जेल के अंदर हासिल करूंगा। विकर उसके अटैक से बचता हुआ वहाँ से भागता है और कहता है कि अगर मैं अपनी ऑरा पावर यूज करूं तो मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये मेरी ऑरा पावर्स देखेंगे तो ये जान जाएंगे कि मैं बॉस्कर विले क्लैन से हूँ। ये सारे सैनिक भी काफी ज्यादा अलर्ट थे, लेकिन वो खेला विकर पे अटैक कर रहा था। विकर सिर्फ उसके अटैक को डॉज कर रहा था और फिर वीवी उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है और उस पे अटैक कर डालता है। उसका अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये पर्सन कहता है कि इसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे ऊपर कोई बिल्डिंग ही गिर गई हो, लेकिन इसकी फिजिक तो काफी ज्यादा छोटी है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन चुका है। विकर बताता है कि आज से 2 साल पहले ऑक्स बियर को मैंने खत्म किया था, तो उसकी एबिलिटी मेरे में आ चुकी है, जिसे मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये इतनी भी बुरी नहीं है। विकर फिर से काफी स्पीडली आगे बढ़ता है, लेकिन इस दफा वो इसकी मैजिकल बुक को तबाह करने की सोच रहा था। वो जैसे ही विकर को देखता है तो वो अपनी बुक को अपने पास छुपा लेता है, क्योंकि ये उसकी काफी ज्यादा कीमती बुक थी। लेकिन विकर अपनी ऑरा पावर्स को एक्टिवेट करता है और आगे बढ़ते हुए इसकी बुक को जला डालता है। विकर बताता है कि ये सर्वेंट्स फ्लेम ए पॉजिटिव पावर है। वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा पावर्स थी कि उसकी मैजिकल बुक जल जाती है। जैसे ही वो इसे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि मेरी एक ही कीमती बुक थी जिसे तुमने जला डाला, और वो बुक नीचे फेंक देता है और अब वो बुक जल चुकी थी। विकर कहता है, हाँ कैसा दिया फिर, तुम्हें मैं कह रहा था कि मेरे साथ ना लड़ो, और अगर अब तुम इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो चलो आगे बढ़ो। इतने में वो सैनिक इस स्टैचू से कुछ पावर्स लेता है और कहता है क्यों नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे पर्सन को कैसे कंट्रोल करना है। ये कहता हुआ वो काफी ज्यादा गुस्से में विकर की तरफ अटैक कर डालता है और कहता है चलो अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, जो नुकसान तुमने किया है अब तुम ही उसे भरोगे। और इस तरह विकर आगे बढ़ता है और अपनी ऑरा पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे जोरदार पंच मारता है। उसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो दूर जाके गिरता है और उसके लगने से ये स्टैचू भी टूट चुका था, और हम देखते हैं कि उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा था और वो काफी बुरी कंडीशन में था। ये सैनिक जैसे ही सीन को देखते हैं तो ये कहते हैं क्या ये कोई ख्वाब चल रहा है, सर पेट्रो कैसे हार सकते हैं, ये हम क्या ही देख रहे हैं। और वो सारे सैनिक भागते हुए पेट्रो के आगे आ जाते हैं और कहते हैं हमें अब इस सर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इससे। वीवी कहते हैं तो चलो आगे बढ़ो, इस कहानी को यही खत्म किया जाए। लेकिन साथ ही ये प्रिंसेस आगे बढ़ती हैं और कहती हैं प्लीज आप यहीं रुक जाएं। ये वीवी की तरफ काफी ज्यादा हैरानगी से देखती है, लेकिन यार ये प्रिंसेस काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। ये वीवी से कहती है आप तो वही यंग लैम है जो अपना रास्ता भूल चुके थे। वीवी उसे देखने के बाद मन में सोचता है ये तो सेंटास डोलरॉस है। विकर कहता है यस मैं वही लैम्प हूँ। सेंटास कहती है तुम तो मुझे बच्चे लगते हो जो इस कॉस्ट्यूम में छुपे हो। ये सैनिक कहता है नहीं मैम ये कोई बच्चा नहीं है बल्कि ये क्रेजी ब्लडी वुल्फ है। सेंटास कहती है तुम इन बातों को छोड़ो, इन्हें लेके आओ मेरे पास, हम साथ चाय पियेंगे। ये सैनिक सेंटास की तरफ काफी हैरानगी से देखा है और वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं इस पर्सन से जरूर बात करना चाहूंगी, तो तुम जल्दी से इसे लेके आओ। अब ये दोनों चाय के टेबल पे पहुंच चुके थे जहाँ ये पर्सन इन दोनों को चाय सर्व करता है। वीवी उसे देखने के बाद मन में सोचता है ये तो अभी सिर्फ 16 साल की है, और वीवी बताता है कि इसका नाम सेंटस डॉलर्स वेडिस है, और जब फ्यूचर में डीमंस के खिलाफ फाइट होगी और उस फाइट के दौरान ये बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट देके उन सब की जानों को बचा लेगी। फिर उस समय हर बड़ा मार्शल आर्ट जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँगा वो इस लेडी की बहुत रिस्पेक्ट करेगा। अब ये वीवी को काफी हैरानगी से देखती है कि ये उस टाइम का क्या ही सोच रहा है। अब वो उदी विकर से कहती है कि मैं काफी समय से बहुत परेशान हूँ। विकर कहता है क्या वजह हो गई। वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस बारे में जानते हो या नहीं, मैं इम्पीरियल एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। छुट्टियों की वजह से मैंने स्टडी से कुछ ब्रेक ली हुई है और अब मैं यहाँ अपनी फैमिली के अफेयर्स को हैंडल कर रही हूँ। और फिर वो विंडो साइड से नीचे देखती है और कहती है इनसे मैं नहीं मिलना चाहती, लेकिन ये फिर भी मेरे घर के बाहर मौजूद है और मेरे से मिलना चाहते हैं। काफी सेक्स करने से और बुरी हरकतें करने से इन लोगों में बीमारियां फैल चुकी हैं और ये सब चाहते हैं कि मैं इनका इलाज करूं। इनमें से कोई एक पर्सन भी नहीं ऐसा जिसे गॉड की तरफ से बीमारी आई हो। खैर छोड़ो, क्या हर पर्सन अपने फायदे के लिए आया हुआ है, तो इन्हें इग्नोर करो, हम अपनी बात करते हैं। वीवी कहता है चलो उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। सेंटास कहती है क्या ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। इतने में वीवी पाउच आगे करता हुआ कहता है ये वाटर का पाउच है जो मैंने आप लोगों के कुएं से भरा
और ये भी इन्फेक्टेड वाटर है। सिंटास कहती है एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम तो नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व। विकर कहते हैं अगर मैं ही सबके पीछे होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। वो कहती है मुझे लगता है कि तुम जैसे सस्पिशियस पर्सन को मुझे अवॉइड नहीं करना चाहिए। विकर कहता है अच्छा तो चलो, मुझे लगता है मुझे तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। और वो अंडर द टेबल हाथ लेके जाता है। ये सैनिक साथ ही अलर्ट हो जाता है और उसकी तरफ काफी हैरानगी से देखा है और इतने में चिल्लाता हुआ वो आगे बढ़ता है कि सिंटास प्रिंसेस आप जल्दी से मेरे पीछे आए। इतने में वो हाथ ऊपर करता हुआ कोई मैजिक करता है जिससे वहाँ काफी ज्यादा लाइट फैल जाती है। और विकर कहता है कि मुझे इनोसेंट पीपल को तंग करना बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, स्पेशली आपको, क्योंकि आप मेरे होमलैंड में हैं। सिंटास कहती है ये तो डिवाइन पावर्स हैं, ये तुम्हारे पास कैसे आई और क्या तुम लॉन को मारने वाले हो। विकर कहता है इन्हें छोड़ो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सुनो। मैंने कुछ सस्पिशियस लोगों को देखा जिसने तुम्हारे पानी के कुएं में उस पॉइजन को मिला डाला। वो सब लोग क्रिमिनल्स हैं। सिंटास कहती है अच्छा अगर तो तुम जो कह रहे हो वो ठीक है तो चलो मुझे बताओ इन सब में उनका क्या मकसद है। वीवी कहता है हो सकता है कि उन क्रिमिनल्स को किसी ने पैसे दिए हो कि वो क्यूडास फैमिली को जड़ से खत्म कर डाले। ये सब करने में उन क्रिमिनल्स को भारी रकम दी गई हो। वो वीवी की बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और आप परेशान हो जाती है कि अब मुझे क्या ही करना चाहिए। इतने में वीवी उसके सामने मैप ओपन करता है और कहता है देखो तुम्हारे साथ लिविथान क्लैन और उसके साथ साथ बोरोइयस क्लैन भी शामिल है। देखो लिवाइथान क्लैन ऐसे बीमारियों को इकट्ठा करती है और उन पे रिसर्च करती है, तो हो सकता है कि वो तुम्हारी फैमिली को खत्म करके तुम्हारी जगह को हासिल करने के लिए उन्होंने ये सब किया हो। या फिर बोरोइयस फैमिली जो अगर तुम लोगों से बहुत ज्यादा जलते हैं तो वो ये चाहते हो कि इस बीमारी को तुम्हारी क्लैन में पिला के तुम्हारी क्लैन को खत्म कर दिया जाए। और मुझे ज्यादा शक लिविथान बास्टर्ड्स पे है क्योंकि वही ऐसा काम कर सकते हैं। भी कहते हैं तो ये सब रीजंस हैं जिस वजह से मैं आपको ये बातें बताना चाहता था। अब ये फैसला आप पे है। भी कहते हैं आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस ये बातें सुन के बहुत ज्यादा शॉक थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये प्रिंसेस ये सोच रही थी कि ये कौन सा पर्सन है जो फ्यूचर को डिटेक्ट कर पाए और इतना एक्यूरेटली। प्रिंसेस कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि इस जमीन पे तुम ऐसे कौन से पर्सन हो जो इन सब बातों को जानते हो। वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ एक नाइट ब्लड हाउंड हूँ। वो कहती है कि इतना सस्पिशियस नेम है तुम्हारा। ये सैनिक कहता है हाँ हाँ जैसा तुमने कॉस्ट्यूम पहना है तुमने अपना नेम भी वैसे ही बताया है, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। प्रिंसेस कहती है खैर इन बातों को छोड़ो, लेकिन जो इस ब्लडी हाउंड ने कहा है वो सब सच भी तो हो सकता है। और फिर वो कहती है कि हमें इन सब प्लेसेस को विजिट करना चाहिए और जल्दी से इन्वेस्टिगेट करके मुझे ये सब रिपोर्ट्स अपने फादर को सेंड करनी है, तो चलो जल्दी से तैयारियां पकड़ो। सैनिक कहता है ठीक है मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये सुनने के बाद बीवी मन में सोचता है कि ये मेरी किस्मत है कि मैं सेंटास से भी मिल गया और जो चीजें मैं करना चाहता था वो काफी जल्दी हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेंटास मन में सोच रही थी कि ये पर्सन कौन है जिसने पाइट रॉड नाइट एजेंट को हरा डाला। देखने में तो ये छोटा सा बच्चा लगता है, लेकिन वो विवी की तरफ बहुत हैरानगी से देख रही थी क्योंकि विवी को लेके उसके मन में बहुत ही ज्यादा सवाल थे। और फिर कहती है कि ये छोटा सा बच्चा बहुत ही बड़ा धमाका है, इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। और फिर विवी बताता है कि मेरी बॉडी ऐसे नहीं बनी, मैंने काफी ज्यादा पावर्स को अपने में समाया है और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली मेरी बॉडी ऐसी बनी और मैं इस पॉइंट पे पहुंचा। और फिर कुछ लेडीज सेंटास के पास आती हैं और वो देखने में बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। सेंटास उन्हें देखती हुई पूछती है कि खैरियत है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। और फिर ये लेडी हाथ जोड़ते हुए सेंटास से कहती है प्लीज हमें इस खतरनाक बीमारी से बचा ले। वो ये न्यूज सुनते साथ ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है जो इस यंग हाउंड ने कहा था वो बिल्कुल ठीक था। विवी ने देखते ही मन में कहता है कि प्लीज तुम सब लोग मुझे माफ कर देना, मुझे जिस चीज की जरूरत थी उसके लिए मुझे ऐसे करना ही पड़ता। और वो इन सब को देखने के बाद कहता है चलो ये शुक्र है कि इनमें से कोई भी बचा नहीं है, तो जो मैंने खौफ बच्चों में पिलाया था वो काम कर गया। इधर में सेंटास आगे बढ़ती है और इन्हें देखती है और कहती है शुक्र है इनका भी इनिशियल स्टेज है तो ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी इन सब लोगों की कंडीशन देख के और कहती है तुम में से कोई परेशान ना हो, तुम्हारा गॉड तुम्हें जल्दी ठीक कर देगा। इधर में सेंटास प्रेयर करती हुई कहती है मेरी जिंदगी की रोशनी और इसकी क्षमा, मेरे गुनाह, मेरी सोल इस चीज की गवाह है कि ये सब लोग बीमार हुए हुए यहाँ आए हैं और आप ही इन्हें ठीक करेंगे। ये कहती हुई वो रोना शुरू हो जाती है। उसके आंसू जैसे ही जमीन पे गिरते हैं तो वहां से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है जो सारी क्लैन में फैल जाती है। जैसे ही वो लाइट इन बीमार लोगों पे पड़ती है तो ये साथ ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
ये लेडी इस सीन को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये एकदम से ही सब कैसे ठीक हो गए। इतने में वो हाथ जोड़ते हुए सेंटास का शुक्रिया अदा करती हैं कि इन्होंने एक साथ काफी ज्यादा लोगों की जान बचा ली। और वीवी से देखने के बाद मन में सोचता है कि यार यही तो इसकी पावर है, इसका एक आंसू हर चीज को बचा लेता है। और वो हाथ जोड़ते हुए अपने लॉर्ड से कहती है कि अब मुझे इस मिरेकल वाटर को उस कुएं में डालना पड़ेगा ताकि वो पानी प्योर हो जाए। और फिर सेंटास अपने रूम में जाती है जहाँ वो इस नक्शे की ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है और मन में सोचती है कि ये डिवाइन पावर से ट्रीटमेंट तो टेम्परेरी था, लेकिन अब और न्यू पेशेंट्स को मैं हैंडल नहीं कर सकी। अब ये जो मैंने मार किए हैं मुझे इन सब कुओं को प्योरीफाई करना पड़ेगा। और इतने में नजर उसकी इस पॉइजन पे पड़ती है तो वो इसे देखने के बाद कहती है देखो ये पॉइजन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये काफी ज्यादा लोगों की जान आराम से ले सकता है। सेंटास कहती है कि अगर तो मुझे उन कुओं को डीपली प्योरीफाई करना है तो उसके लिए मुझे डिवाइन पावर का एक आई ड्रॉप चाहिए जिससे मैं उन सब कुओं को डीपली प्योरीफाई कर सकूं। और फिर वो अपनी चेयर से उठती है और कहती है मुझे अब अपने ख्यालों से निकलना है और जाके अब उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। इतने में उसे चक्कर आता है और वो जमीन पे गिर जाती है और कहती है क्या मैंने डिवाइन पावर्स अपनी हद से ज्यादा यूज कर ली हैं जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ गया। वो अब काफी ज्यादा उदास थी लेकिन वो उठ के अपने रूम से बाहर निकल जाती है और कहती है नहीं मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे काफी ज्यादा लोगों की जान बचानी है तो जितनी जल्दी मैं उसे प्योरीफाई करूंगी उतनी जल्दी लोगों की जान बचा सकूंगी। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो लोग खिलाते हैं कि सेंटास आ गई है, चलो जल्दी से इनके पास आओ। और ये सब कहते हैं सेंटास क्या हम आपके साथ चल सकते हैं, अगर हम आपके साथ होंगे तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटास कहती है तुम सब लोगों को यहाँ कौन लेके आया है। वो कहते हैं हम यहाँ आपकी मदद के लिए आए हैं और हम इतनी नोबल लेडी को इस गंदी प्लेस में कैसे छोड़ सकते हैं। सेंटास आगे बढ़ती है तो ये तीनों कहते हैं हमें लगता है कि हमने इसके दिल में अपने लिए कुछ जगह बना ली है। इतने में सेंटास उनकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है चलो अब ये काम मैं तुम पे छोड़ती हूँ। वो जैसे ही ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हम इस एरिया को देखते हैं जहाँ ये पहुंच चुके थे लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी कि इनका सांस बंद हो रहा था और इस प्लेस में सारे इन्फेक्टेड पर्सन को रखा गया था और यहाँ की स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वहाँ लोग चिल्ला रहे थे कि प्लीज कोई मेरी मदद करे नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। यहाँ इन दोनों की अपनी बुरी हालत हुई पड़ी थी और ये कह रहे थे कि हमें जल्दी से यहाँ से अब बाहर निकलना है। सेंटास मन में सोचती है कि मुझे पहले ही पता था कि इनके साथ ऐसे ही होगा, इन लोगों को हर काम बहुत ही ज्यादा आसान लगता है क्योंकि इन्होंने उसका इलाज नहीं करना होता। और फिर वो इस सैनिक को कुछ पावर्स देती है और वो जैसे ही पावर इनके पास लाता है तो ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सेंटास इस सीन को देख के थोड़ा एग्री हो जाती है और यहाँ से जैसे ही वो बाहर निकलती है तो जिस जिस पेशेंट के पास से गुजरती है उसे टेम्परेरी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसकी डिवाइन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और इस तरह वो इस हेमे से निकल के जैसे ही दूसरे हेमे में एंटर होती है तो वो इस सीन को देख के शॉक सी हो जाती है। यहाँ एक पर्सन इस इन्फेक्टेड पर्सन की चर्च के ऊपर कट लगा रहा था और ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ कहता है इम्पॉसिबल, ये डिवाइन पावर हो ही नहीं सकती और इसके पास ये पावर कैसे आई। और इतने में उसने उसकी चर्च पे काफी बड़ा कट लगा दिया था। साथ ही वो अपनी पावर को यूज करता है और उससे उस कट को वहां से गायब कर डालता है। ये पर्सन कहता है कि ये स्किन को नहीं काट रहा है बल्कि जिस जगह वो इन्फेक्शन फैला है वहाँ ये डिवाइन पावर्स को यूज करते हुए वहाँ से इन्फेक्शन को खत्म कर रहा है। और ये मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसे यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं। सेंटास उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये तो नाइट हाउंड है और ये नाइट हाउंड इसे मेडिसिन दे रहा था ताकि वो इसे इस बीमारी से बचा सके। वहाँ मौजूद हर पर्सन इस ब्लड हाउंड की तारीफ कर रहा था और कहता है कि इसे मेडिसिन की भी स्किल्स का पता है और इसके पास डिवाइन पावर भी है। और सेंटास भी इसे काफी हैरानगी से देख रही थी लेकिन वो अपनी हर एक एफर्ट पुट कर रहा था ताकि वो इन पर्सन को इस बीमारी से निजात दिला सके। लेकिन जैसे हम जानते हैं वो वीवी है तो वीवी काफी ज्यादा थक चुका था इस सब सीन में। और फिर बताया जाता है कि डिवाइन पावर प्रेयर्स करने के बाद गॉड की तरफ से मिलती है और ये सिर्फ उसे मिलती है जिसे गॉड चुने। और जो पावर गॉड देता है वो डिपेंड करती है कि पर्सन जिस काबिल है कि उसे किस तरह की डिवाइन पावर दी जाए। खैर जो भी है मैं जानता हूँ कैसे सिंगल डिवाइन पावर्स को यूज करते हुए 10 मिरेकल्स और कैसे 10 डिवाइन पावर्स को यूज करते हुए 100 मिरेकल्स किए जाते हैं। अपने रिग्रेशन से पहले वो बताता है कि जब मॉन्स्टर्स ने अर्थ पे हमला किया तो उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया और काफी लोग मारे भी गए और वो सब मॉन्स्टर्स जानते थे कि ये जितनी भी डिवाइन पावर्स यूज कर ले ये इन सबको नहीं बचा
बचा सके। लेकिन फिर गॉड ने डिसाइड किया जिसका जितना फेथ होगा और जितनी इसकी पावर्स होंगी उसी तरह उसे डिवाइन पावर्स दी जाएंगी। और इस तरह फिर उस वक्त सारी सिचुएशन को चेंज करके डिवाइन पावर्स से उन मॉन्स्टर को खत्म कर दिया गया। और इस तरह किसी को भी माप तोल के डिवाइन पावर्स नहीं मिली। जिसका जितना फेथ था और जितनी उसने एफर्ट्स की थी उससे ज्यादा उसे डिवाइन पावर्स मिली। और इस तरह ये एक स्ट्रेंज फिनोमिना था जिसे एडवांस डिवाइन पावर भी कहा जाता था। और उस समय मैंने भी मॉन्स्टर्स को किल किया था, हालांकि मैं कोई स्लिर्स नहीं था, लेकिन उस मॉन्स्टर को किल करने की वजह से मुझे भी एडवांस डिवाइन पावर मिली। और सिर्फ उस दिन की वजह से आज मैं ये एडवांस कर्मा कर सका हूँ और इन डिवाइन पावर्स को यूज कर सका हूँ। एक दिन में ये बच्ची रोती हुई चिल्लाती है कि प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, इनकी कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है। इतने में वीवी आगे बढ़ता है और कहता है आप परेशान ना हो, मैं आपकी मॉम को जल्दी ठीक कर दूंगा। और फिर वीवी उसे ये गोल्ड का कॉइन देता है और कहता है इससे कुछ फूड और अपनी मदर की मेडिसिन ले लेना, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये पर्सन चिल्लाता है कि अगर तुम इसी तरह इन सबको कॉइन्स देते रहे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इन सब की काफी ज्यादा डिमांड्स हैं, तो तुम डिमांड्स को खत्म करते हुए थक जाओगे और तुम्हारी मनी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी मैंडेटरी जरूरियात नहीं पूरी हो सकती। बीवी कहते हैं क्यों, ये अब इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि ये चीजें खत्म नहीं होने वाली। ये पर्सन हैरान होकर उसकी बात सुन के खामोश हो जाता है। बीवी कहता है कि मेरी पॉकेट में जितने गोल्ड होंगे मैं सिर्फ उतने ही दे पाऊंगा, तो जब तक ये खत्म नहीं होते मैं सबकी हेल्प करूंगा। और बीवी देखता है कि उसकी मॉम की कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी और वो उसकी वजह से परेशान भी लग रहा था। इतने में बीवी से कहता है आई एम सो सॉरी मैम। सेंटोस जैसे ये बात सुनती है तो वो शॉक सी हो जाती है और कहती है अभी तुमने क्या कहा, तुमने इन्हें सॉरी किस वजह से कहा। और मन में सोचने लगती है ये पर्सन कौन है और ये इस तरह इस लेडी को सॉरी क्यों बोल रहा है। और इतने में हमें चाय का कप नजर आता है जहाँ वीवी और वो एक टेबल पे बैठे थे। वीवी उसे कहता है कि किसी भी ह्यूमन को समझने के लिए उसके इमोशंस को समझना पड़ता है। सेंटोस कहती है अच्छा तो क्या ये वही फीलिंग और रीजंस हैं जो मेरे साथ चल रही हैं। इतने में वीवी के सामने काफी ज्यादा डिवाइन पावर निकलती है। सेंटोस ये कहती हुई आगे बढ़ती है कि क्या आप इससे ज्यादा लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। और उसकी पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वीवी और वो इस डिवाइन पावर की तरफ आगे बढ़ती है। विकर इस सीन को काफी ज्यादा हैरानगी से देखा है। सेंटोस अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है मैं सिर्फ एक 16 साल की लड़की हूँ सेंटोस डोलरास, जिसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो मैं काफी ज्यादा सैड लग रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। सेंटोस डोलरास का इस मिस्टीरियस पर्सन के सामने खड़े होने की वजह से हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। और फिर वीवी अपनी कैब उतारने का डिसीजन लेता है। फिर वो अपनी कैब को उतार देता है और वो इस जंगल में अकेला बैठा हुआ पानी पी रहा था। इतने में उसे पीछे से किसी की आने की आवाज आती है तो साथ ही अपनी कैब नीचे करता हुआ कहता है अब आपको क्या मसला है जो आप यहाँ आई हैं। सेंटोस उसकी बात सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कुछ कहना चाहती है। साथ ही वो उसके पास आके बैठती है और उस बीवी से कहती है कि क्या हम कुछ समय के लिए बात कर सकते हैं। विकर कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। और वो पहले विकर का शुक्रिया अदा करती है। विकर से कहती है आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत हेल्प की, आपकी वजह से हर एक पर्सन को ट्रीटमेंट मिल चुका है। विकर कहते हैं नहीं, जो मेरा फर्ज था सिर्फ मैंने वही काम किए हैं। वो कहती है मैं जानती थी कि आप यही कहने वाले हैं। और वो खामोशी से विकर की तरफ देखती है और मन में कुछ सोच रही थी और विकर से कहना चाहती है और वो काफी कंफ्यूज लग रही थी। और विकर से कहती है कि आप जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन जो डिवाइन पावर्स के साथ इस दुनिया में पैदा हुआ और ईमानदारी से, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं डिवाइन पावर्स के साथ इस दुनिया में आई, लेकिन मेरी बॉडी, मेरा माइंड और मेरा फेथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। तो फिर गॉड ने मुझ जैसे वीक पर्सन को इस डिवाइन पावर के लिए क्यों चूज किया। हालांकि इस वर्ल्ड में मेरे से काफी स्ट्रॉन्ग फेथ रखने वाले और डिवाइन पावर के साथ पैदा होने वाले लोग हैं, लेकिन गॉड ने इन सब पावर्स को मुझे क्यों दिया और मुझे ही क्यों चूज किया इन सब के लिए। विकर कहता है तो अब मसला ये है, तुम ये पूछना चाह रही हो कि गॉड ने किस रीजन की वजह से तुम्हें चूज किया। वो कहती है हाँ मेरा यही मसला है। विकर उसे कहता है देखो इस दुनिया को जरूरत उस लाइट की है जो डीप फॉरेस्ट से निकले और आसमानों तक जाए, जो सारी दुनिया को रोशन कर डाले, तो तुम वो लाइट बनो। और जैसे ही विकर की बात सुनती है तो वो उस बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो विकर से कहती है कि क्या मैं आप जैसी पर्सन बन सकती हूँ और इस तरह की अच्छी बातें कर सकती हूँ। विकर कहता है हाँ क्यों नहीं, आप भी इस तरह की बन सकती हो। विवी बताता है कि क्यूविडॉस फैमिली के क्लरी एक जगह जमा हुए जहाँ उन्होंने प्रेयर्स की, उस प्रेयर्स के बदले उन्होंने होली वाटर को क्रिएट किया सक्सेसफुली। उस डिवाइन एसेंस को प्योरीफाई करके इन्होंने हर उस स्लम में एक एक ड्रॉप डाला जो उस वायरस से इन्फेक्टेड था, और सिर्फ इन 3 ड्रॉप से ही हम हर चीज को प्योरीफाई कर सकते हैं। इनमें इतनी ज्यादा पावर्स होती हैं और
इन एसेंस के नाम प्लेंटी डिलीवर्स था। और फिर हमें दिखाया जाता है सेंटोस इस हॉल के अंदर एंटर होती है और वह अब अपने गॉड के सामने प्रे के लिए झुक जाती है, जहाँ वो कहती है कि इन सब बातों को अभी के लिए छोड़ दो। और अब उसमें से काफी ज्यादा डिवाइन पावर्स निकलती हैं और वो प्रेयर करते हुए कहती है कि मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा हुआ है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खराब और सोरोफुल दिन था। और इतने में काफी ज्यादा डिवाइन पावर्स निकलती हैं और उन पावर्स के थ्रू वो बोतल फाड़ दी जाती है। और इतने में ये सैनिक आगे बढ़ती हैं और इस रंग को सेंटास के सामने रखते हैं और सेंटास से कहती है कि आपके हार्ड वर्क का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने फिर से एक बार इन्हें बनाया, क्या अब हम इन्हें बेसमेंट में सेफ जगह ले जाएं? सेंटास कहती है हाँ, अब ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। और विंडो से बाहर देखती हुई मन में सोचती है कि अब मुझे क्या करना है। और वो भी स्टैचू के सामने आ जाती है जहाँ ये पर्सन अपने गॉड की प्रेयर कर रहा था। सेंटास कहती है कि फादर मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं रेड डेथ के हवाले से जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसका फादर कहते हैं चलो मेरी बेटी मेरे पास आ जाओ और मुझे बताओ। उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि इस बार तुमने काफी ज्यादा मेहनत की और काफी समय के लिए। ये था सेंटास का फादर हम्बर्ट क्यूवर्डाइस और वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, चलो अब मुझे उसके बारे में रिपोर्ट दो। वो कहती है हाँ, पहले तो हमने डिसाइड किया जो सेंटास टीयर्स हैं जो मैंने क्रिएट किए उन्हें यूज करके सेंट मिका के सारे वेल्स को प्योरीफाई किया जाए। वो कहता है पहले मुझे ये बताओ कि इन्फेक्शन कैसे फैला। वो कहती है हाँ, हमारी क्लैन में एक अनरजिस्टर्ड स्लम थी जिस वजह से ये वायरस आगे फैला। जो बच्चे वहाँ से खौफजदा हुए थे उन्होंने बताया कि वहाँ एक जिन आया था जिसने इस कर्स को उस वेल में डाला और हमें वहाँ से एक बोतल मिली जिसके अंदर वो इन्फेक्शन था। उसके बाद जब हमने उस एरिया को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें वहाँ से ये सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिला। वो इसे देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और कहते हैं ये तुम्हें वहाँ किस जगह से मिला। वो कहती है ये उस वेल के बिल्कुल पास पड़ा हुआ था, ये तो वही चाकू था। इसे वो देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये लिविथान और बोरोगियस क्लैन दोनों की साजिश है, लेकिन उन्होंने ये आर्टिफिशियल वायरस कैसे क्रिएट किया। और इतने में वो काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इनकी जरूरत कैसे हुई, इन्होंने डिवाइनिटी की इतनी इंसल्ट की। और अब वो अपने डिवाइन पावर्स में आ चुका था जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। इतने में उसके पीछे खड़ा स्टैचू बोलता है कि जल्दी से होली वॉर को डिक्लेयर किया जाए। और हम इस फादर को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में था और उसकी डिवाइन पावर्स और स्ट्रॉन्ग हो रही थी। सेंटास चुप करके इस सारे सीन को देख रही थी और शॉकिंग भी थी। और हाँ, उसके साथ साथ वो गाय जो अपने आप को नाइट हाउंड कहता है वो भी सस्पिशियस है। अभी की अभी उस पर्सन को कह दिया जाए और उसके साथ साथ हर चीज उसे उगलवाई जाए। सेंटास कहती है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट पर्सन है। वो कहता है यही रुक जाओ मेरी बेटी, अभी तुमने क्या कहा। वो भी उसे बताती है कि ये वही पर्सन है जिसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके उन सब इन्फेक्टेड को ट्रीटमेंट दी और इसी की वजह से काफी ज्यादा लोग बच गए। और मैं ये बात हरगिज नहीं मान सकती कि वो एक इवल पर्सन है। वो कहता है चलो उसे तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन अगर मेरी बेटी ये कह रही है तो मुझे उस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि आज से पहले वो कभी भी मेरे खिलाफ नहीं गई। और इतने में वो अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है और उसकी डिवाइन पावर सारी एक्टिवेट हो जाती हैं और कहता है चलो अब मैं पर्सनली उस पर्सन को इंटेरोगेट करना स्टार्ट कर दूंगा। और ये सारी डिवाइन पावर आसमान की तरफ हैंग डालता है। वो डिवाइन पावर में एक मैसेज होता है और वो सारी क्लैन में फैल जाता है। वो कहता है मेरी बेटी अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अगर तुम मेरे अगेंस्ट गई हो तो इसका नतीजा क्या होता है। और वो सारे सैनिक अब इस कैसल के अंदर एंटर होते हैं और जिस जिस पर्सन को यह मैसेज मिल रहा था वो उसके हुक्म की तरफ बढ़ रहा था। साथ वो सैनिक भागते हुए इस गेट के सामने पहुंच जाते हैं और एक सैनिक आगे बढ़ता है और इस दरवाजे को तोड़ डालता है। साथ ही चिल्लाते हैं नाइट हाउंड, तुम ही वो पर्सन हो जिस जो इस रेड डेथ की वजह बना। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखते हैं तो वो नाइट हाउंड वहाँ से फरार हो चुका था। ये पर्सन भागता हुआ इसके पास आता है और कहता है कार्डिनल कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है। कार्डिनल कहते हैं अब क्या हुआ। वो कहते हैं सेंटास के टीयर में से एक टीयर उस जगह मौजूद नहीं है, उस गिलास को तोड़ के उसे वहाँ से चुरा लिया गया है। सेंटास इस सीन को सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कंफ्यूजन की वजह से उसके चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो जाता है और कहती है कि प्लीज मुझे ये ना बताना कि वो उस टीयर को हासिल करने की वजह से ही सिर्फ यहाँ आया था। और हम देखते हैं विक्रम उस कैसल के छत पे खड़ा था जहाँ उसने उसके टीयर को हासिल कर ही लिया था और उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है शुक्र है जो मैं हासिल करने के लिए आया था वो मैं हासिल कर चुका हूँ। ये कहता हुआ वो वहाँ से गायब हो जाता है और आप सब लोग ये जानते ही होंगे कि ये टीयर लेने के लिए यहाँ क्यों आया था। और फिर वापिस से हमें क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एन के हाथ में तीर था और वो डर की वजह से बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने साइबेरियस मौजूद था जो के बस उसे खत्म ही करने वाला था और ये सारे सैनिक भी इस पे तीरों से हमला कर रहे
थे। और जैसे हम जानते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है, इसे इन तीरों से जरा फर्क नहीं पड़ने वाला। हर एक पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन ये साइबेरियस इस लड़की को खत्म करना चाहता था। और फिर वो इसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन इतने में ही वो उस चट्टान के बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच चुकी होती है। और फिर वो पत्थर टूटता है तो वो वहां से स्लिप हो गए इस पेड़ से टकराती हुई नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आती है तो वो अपने सामने कुछ लोगों को देखती है जो उसे काफी हैरानगी से देख रहे थे और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जुबान और होने की वजह से उसे कुछ नहीं समझ लगती। फिर वो उसे उठा के इस जगह ले जाते हैं और वो काफी बुरी कंडीशन में थी, डरी हुई भी लग रही थी। वो एक बैटल ग्राउंड में थी जहाँ उसके हाथ में तलवार पकड़ाई जाती है जैसे कि उसकी फाइट होने वाली थी। उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को खड़ा किया जाता है और इन दोनों पे बैट लगाई जाती है कि कौन जीतेगा। और वो मॉन्स्टर इस बच्ची को देख के बहुत ही ज्यादा हंसता है और इसका मजाक उड़ाता है। फिर वो आगे बढ़ता है और इसमें हमला कर डालता है। ये जैसे ही उसे देखती है तो ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो इसका मजाक उड़ा रहा था। वो जैसे ही उसमें हमला करता है तो एन उसके हमले से बचने में कामयाब तो हो जाती है और उसे घाव भी लगाती है जिसे उसका काफी खून निकलता है, लेकिन इतने में ही वो उसे टांग से पकड़ के उल्टा देता है और फिर वो उसे जोर से उस वुड पे मारता है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये सब उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे और उसमें बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। इतने में जायंट चिल्लाता हुआ कहता है कि ये फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन एन काफी ज्यादा रो रही थी और बहुत ही बुरी हालत में थी। उसे उसकी मॉम और ट्राइब की बहुत ज्यादा याद आती है। इतने में वो अपना हाथ इस जमीन पे फेरती है और अपने मुंह पे अपनी ट्राइब का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देती है। ये लोग बहुत हैरानगी से देखे हैं कि ये क्या ही करने जा रही है। जैसे ही वो उठती है तो उसके फेस पे उसका ट्राइब लुक आ चुका था, लेकिन अब वो एक काल कोठरी के पीछे बंद थी जहाँ वो बहुत ही ज्यादा सैड थी और काफी जख्मी हो चुकी थी। उसे उसकी मॉम और ट्राइब की भी याद आ रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। जहाँ उसे ये पॉइजन की बोतल नजर आती है। इतने में एक पर्सन वहाँ एंटर होता है और जैसे ही उसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। ये पर्सन तो देखने में उसे विकर वैन बॉस्कर लग रहा था। अब उसकी पुरानी मेमोरीज रिकॉल होती हैं, जैसे विकर उसके सामने उस समय आया था उसे छुड़वाने के लिए, लेकिन इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है और वो काफी ज्यादा रो रही थी। उसकी मॉम उसे कहती है, मेरी बेटी क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है और तुम नींद में विकर के ही बारे में क्यों बात कर रही थी। एन अपनी माँ की बात सुन के खामोश हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। फिर वो अपनी मॉम को कहती है कि ये दर्द तो बढ़ती जा रही है, मेरी चेस्ट और मेरी बॉडी ऐसे लग रहा है जैसे जल रही हो, क्या मुझे रेड डेथ की बीमारी तो नहीं हो गई। उसकी मॉम कहती है नहीं, तुम बस परेशान हो रही हो और कोई मसला नहीं है। वो कहती है नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी फटने वाली है, इतनी ज्यादा पेन हो रही है। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटे तुम्हें मैंने बहुत ही मुश्किलों से पाला है। काफी समय पहले मैंने और तुम्हारे डैड ने ग्राउंड में एक स्मॉल सा सीड लगाया था, तुम्हारे फादर ने उस प्लांट को लगाया था और हर दिन उसे पानी में देती थी। इस तरह करते करते वो कुछ ही मंथ में काफी ज्यादा फैल गया और एक खूबसूरत सा फ्लावर बन गया। कि एन अपनी मॉम की बात काफी हैरानगी से सुन रही थी। वो कहती है उसके बाद हमने उस फ्लावर को चला दिया जिससे हमें बहुत मजा आया। इसी तरह मेरे बेटे हमने तुम्हें पाला है। तुम्हारे फादर ने जो गुनाह किए वो सब तुम्हारे दादा की वजह से था। एन कहती है मॉम मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है। उसकी माँ कहती है बेटी तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, तो तुम्हें इसी तरह ही जीना पड़ेगा इसे। उसकी मॉम कहती है सिर्फ कुछ देर और इंतजार कर लो, जैसे ही विकर को उस बीमारी का इलाज मिलेगा तो वो फौरन से वापस आ जाएगा। एन कहती है नहीं मॉम, अब आप मुझे बस तसल्ली दे रही हैं ताकि मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इतने में ये पर्सन चिल्लाता हुआ कहता है देखो देखो वो वापस आ गया है। ये दोनों आवाज सुनती है तो ये कहती है विकर, ये तो विकर की आवाज है, क्या वो वापस आ गया है। उसकी मॉम कहती है हाँ विकर मेडिसिन लेकर वापस आ गया है, जल्दी से आओ और देखो इसे। इतने में एन छलांग मारती हुई बिस्तर चढ़ती है और भाग निकलती है। उसकी मॉम काफी शौक हो गए उसे ये देख रही थी और खामोश हो जाती है और कहती है इसका इलाज सिर्फ यही था, इसे कोई रेड डेथ की बीमारी नहीं थी, मैं तो पहले से ही जानती थी। वो बहुत ही तेजी से भागती है, वो भागती हुई यहाँ पहुंचती है और रोना शुरू हो जाती है और विकर को पुकारती है और अब उसे उसकी सारी पास की बातें याद आ जाती हैं। वो कहती है जब मैंने तुम्हें उस मैडम ऑफ 8 लेग के सामने पाया और तुम्हें देखा उसे फाइट करते हुए, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि अब क्या होने जाएगा, लेकिन जैसे तुमने उसका शिकार करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो गए और मैंने तुम्हें अपना गुलाम बना के इस केव में उठा लाई और तुम्हें हर जगह से बचाया। मुझे वो सब बातें याद हैं जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। और फिर वो विकर वैन बॉस्कर के सामने पहुंच चुकी थी और उसे देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। विकर कहता है तुम यहाँ कैसे पहुंची, मैंने तो वॉरियर से सुना था कि तुम्हें रेड डेथ हो चुकी है। वो कोई बात सुने बगैर भागती हुई
विकर के ऊपर छलांग मार के उसे हाथ कर लेती है और वो दोनों जोर से जमीन पे गिरते हैं और वो चिल्लाते हुए रोना शुरू हो जाती है, अगर तुम मेरे से पीछे नहीं हटी तो मेरी कमर टूट जाएगी। तो मुझे क्या बताओ, क्या तुम्हें रेड डेथ है? वो कहती है नहीं, अब मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। कहते हैं क्या तुम फाइन हो? वो कहती है हाँ, देखने में भी लग रहा था कि तुम कोई फेक एक्टिंग कर रही हो। और वो विकर की बाहों में आके कहती है विकर अब मेरे दिल को सुकून मिल चुका है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और उसकी खुशी का इतनी इंतहा थी कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और कहती है विकर वेलकम बैक। विकर भी थोड़ा सा खुश लग रहा था लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था और विकर कहता है हाँ मैं वापस आ चुका हूँ। फिर सभी इसी हर्ट के पास पहुंच जाते हैं। इसे तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा। अब सब पर्सन इसके अंदर गैदर हो जाती हैं इस लड़की के सामने जो बहुत ही ज्यादा बीमार थी और जिसके लिए वीवी निकला था। जैसे ही वीवी उस पाउच को ओपन करता है तो उसमें से डिवाइन पावर्स निकलती हैं। उस पाउच में से वो सेंटास स्टेयर्स को निकालता है जिसमें से डिवाइन पावर्स काफी ज्यादा निकलती हैं और इस बच्ची के चेहरे पे भी पड़ रही थी। इतने में ओहन आगे बढ़ता है और कहता है ओहल तुम क्यों नहीं उठ रही और ना ही तुम कोई रिएक्शन दे रही हो, क्या तुम जिंदा भी हो? ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और कहते हैं देखो इसकी लाइट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि विकर इसका सोल्यूशन ले आया है। विकर ने हमें उसकी बीमारी से बचा लिया है। विकर एन से पूछता है कि कितने सारे पेशेंट्स हैं। एन बताती है कि ऑल को मिला के 30 पेशेंट है हमारी क्लैन में। विकर कहता है अच्छा तो बाकी ट्राइब्स के भी बीमार लोगों को मिला के कितने लोग बनते हैं? वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है विकर क्या आप सेंसेस में हैं? बाकी सब ट्राइब्स के लोग तो बहुत ज्यादा हैं, हम उन्हें कैसे ब्रिंग कर सकते हैं? विकर कहता है तो क्या वो 10,000 के करीब हैं? चलो तुम लोग जाओ बाकी सब ट्राइब्स को बताओ कि जितने भी उनके बीमार लोग हैं वो मेरे पास ले आए। एन कहती है क्या आपके पास इतनी क्वांटिटी का क्योर है कि आप उन सबको ठीक कर सकें? विकर कहता है हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा है, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल ना करो और जल्दी से ये काम करो। ये सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारी क्लैन के साथ बाकी सब ट्राइब्स भी उस बीमारी से निजात पाएंगे। विकर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। विकर कहता है अच्छा और वो स्वैम्प मॉन्स्टर जिसे मैं कह भी कहता था याद है तुम लोगों को? उसे जिस जगह मैंने मारा था तुम उसे लेके आओ और उसके फूड को तुम एज अ डिनर भी ले सकते हो। चलो विकर कहता है चलो अब जल्दी से जाओ, मेरे पास और सवालों के जवाब नहीं है, वक्त बहुत कम है और मुझे अपना काम बहुत ज्यादा करना है। और फिर हमें इस रिवर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब लोग पहुंच चुके थे लेकिन ये शमाना और इसकी टीम बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रहे थे कि बाकी ट्राइब के लोग भी यहाँ पहुंच चुके थे। जैसे इस ट्राइब की लीडर ये भी पहुंच चुकी थी विकर के कहने पे। विकर अभी इस रिवर के पास बढ़ता है और जैसे आप लोग देख सकते हैं कि उसके हाथ में सेंटास टीयर्स थे जिसमें से डिवाइन पावर भी निकल रही थी। अब वो उस शीशी को पकड़ता है और कहता है कि ये टीयर्स मुझे इस रिवर में डालने पड़ेंगे। साथ ही वो उस टीयर्स को जैसे ही रिवर में डालता है तो उस रिवर में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स आ जाती हैं कि वो रिवर का पानी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और इस तरह करते करते वो सारा रिवर का पानी जहाँ तक जा रहा था वहां तक डिवाइन पावर तेजी से फैल जाती है और अब सारे ही रिवर में डिवाइन पावर फैल चुकी थी और ये पानी बहुत ही ज्यादा प्योरीफाई हो चुका था। विकर कहता है चलो अब तुम सब लोगों को इस रिवर से पानी पीना पड़ेगा, लेकिन ये स्टिल करे बहुत ही हैरानगी से इसे देख रहे थे ये क्या कह रहा है। सब ट्राइब के लोग अपने जख्मी लोगों को लेके आगे इस रिवर की तरफ आते हैं और इसे पानी पिलाते हैं। जैसे ही वो सब पानी पीते हैं तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे विवी के एक्ट से। ये सब विवी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं हमारी बॉडी पहले से लाइट फील कर रही है और ये रेड डेथ भी हमसे दूर जा चुकी है, अब हम सब लोग फाइनली बच चुके हैं। विकर पेट्रियार्च को बताता है कि जो बीमारी फैली थी वो जल्दी सारी बीमारी यहाँ से खत्म हो जाएगी। पेट्रियार्च कहती है विकर मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ट्राइब का शमान डिक्लेयर करूँ। विकर कहता है नहीं, मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, मैं नहीं बनना चाहता। में ये पर्सन जैसे ही आगे बढ़ता है तो इसके पाँव से जमीन टूटना शुरू हो जाती है। विकर उसे देखता है कि ये कौन आया है। वो विकर के सामने पहुंच चुका था। ये वो पर्सन था जो हमें देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और ये विकर को काफी हैरानगी से देखा है और चिल्लाते हुए कहता है कि इस डीप फॉरेस्ट में मुझे जवाब दोगे वो कौन सा पर्सन है जिसने सारे फॉरेस्ट को प्योरीफाई किया। ये सब लोग चिल्लाते हुए बताते हैं कि वो विकर है, वो विकर है और वो विकर ही है। ये दूसरे ट्राइब की लेडी कहती है कि ये कौन पर्सन है जिसने हमारी फैमिलीज को सेव किया। उसे बताया जाता है कि ये विकर वैन बास्कर है। इस तरह करते करते हर एक ट्राइब आगे बढ़ रहा था और पूछ रहा था कि हमारे डीप फॉरेस्ट में इस तरह का कौन पर्सन आ चुका है जिसने हमें इस बीमारी से निजात दिलाई। तो उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता था कि वो विकर है। इस तरह करते करते सारे डीप फॉरेस्ट में विकर के ही चर्चे थे और विकर के ही नारे लग रहे थे। विकर यहाँ खड़ा इस सारे सीन को ऑब्जर्व कर रहा था और कहता है कि इस छोटे से एक्ट की वजह से देखो
सारा ट्राइब भी मेरे साथ मिल चुका है। और फिर विकर बताता है कि ये सारी क्लैंस बॉस्करविले के दुश्मन है और बॉस्करविले लेनॉर्ड माउंटेन पे इन्हीं को तो खत्म करता है, जैसे कि मैंने इसका हल इन्हें दिया है और ये सारे ट्राइब मेरे से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो अब ये इम्पॉसिबल है कि ये बॉस्करविले से फाइट लें जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि उसका आने वाला प्रेसिडेंट मैं हूँ। और मेरा ये एक्ट, मेरी ये सारी रिस्पेक्ट जब हुगो के सामने खुलेगी तो वो कितना ज्यादा शौक हो जाएगा इस सारी सिचुएशन को देख के। पेट्रियार्च कहती है कि चलो एक ग्रैंड फेस्टिवल आज से स्टार्ट हो रहा है तो सब चल के उसकी तैयारियों में लग जाओ। विकर कहता है रुको, इससे पहले एक और जरूरी काम है जो मुझे करना है। ये दोनों उसकी बात सुन के शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या कहने जा रहा है और ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ऐसे में हमें ये केव दिखाई देती है जहाँ विकर बताता है कि हमें अब उस पर्सन को फाइंड करना है जिसने सारे फॉरेस्ट में उस पॉइजन को पिलाया। उस केव में एक पर्सन था जो बताता है कि मुझे लगता है कि अब सारा जंगल उस बीमारी में फैल चुका होगा। जो मैंने इम्पीरियल ब्राड्स के साथ डील की थी वो बहुत ही ज्यादा काम आई है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब उनमें से किसी के पास उसका हल नहीं होगा तो जैसे ही मैं जाऊंगा तो वो सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उसका सोल्यूशन सिर्फ मैं ही दूंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि किसी का शक भी मेरे तक नहीं पहुंचेगा। जब मैं वापस पहुंचूंगा तो मैं उन सब के लिए कोड बन चुका हूँ। और ये तो शमाना था, ये सारी साजिश हमें लगता है कि इसी की हुई थी। ये उस केव से बाहर निकल कर कहता है कि मेरा प्लान तो बहुत अच्छा काम किया है, चलो अब चल के देखें। जैसे ही वो उस ट्राइब में पहुंचता है तो वो कहता है शायद मेरा प्लान नहीं काम किया। वो छुप के इन लोगों को देखता है तो ये लोग तो काफी ज्यादा फिट थे और खुशी से अपने काम कर रहे थे, लेकिन वो इसे देख के बहुत ज्यादा शौक होता है और कहते हैं ये सब लोग कैसे ठीक हो गए। मैंने तो वो रेड डेथ वायरस बहुत तेजी से फैलाया था। और जैसे उसकी नजर ऑल पे पड़ती है तो वो कहता है कि ये कैसे बच गई, ये तो मर ही गई थी, ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। और पे ऐसा क्या हुआ और ये सब चीजें इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गई। कहता है इम्पॉसिबल, मैं इन चीजों को नहीं मानता और भागता हुआ इस रिवर के पास पहुंचता है। जैसे वो रिवर में देखता है तो वो कहता है पानी इतना ज्यादा प्योरीफाई। उसकी नजर जैसे इन फिशेस पे पड़ती है तो वो कहता है इस रिवर में तो सारी फिशेस जिंदा है और पानी तो सारा प्योरीफाई हो चुका है, ये सब कैसे हुआ, हाउ कैसे। वो ये सुन के पागल सा हो रहा था, ये मेरा प्लान कैसे खराब हुआ और ये सब चीजें इतनी जल्दी कैसे बदल गई। और इतने में ही विकर आगे बढ़ता है और कहता है शमान, रिवर कितना ज्यादा साफ है, क्या तुम्हें ये साफ पसंद नहीं आया। और चिल्लाते हुए कहता है कि इम्पीरियल बास्टर्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। विकर के साथ साथ सारा ट्राइब अब उस जगह जमा हो चुका था और शमाना बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। ये सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहे थे क्योंकि मुझे लगता है इन सब लोगों को उसकी हकीकत पता चल गई है। विकर बताता है कि वो पर्सन जिसने सारे फॉरेस्ट में रहता की बीमारी पिलाई एज एक्सपेक्टेड वो शमाना ही है। ये बताता है कि रिग्रेशन से पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक ओल्ड मैन ने डीप फॉरेस्ट के अंदर एक बीमारी पिला दी और उस बीमारी से बहुत ज्यादा लोग मारे गए और इस तरह उस डीप फॉरेस्ट के सारे ट्राइब खत्म हो गए। तो अहम तुम वही पर्सन और ओल्ड मैन हो। शमाना मन में सोचता है कि रुको, इसे इन सब बातों का कैसे पता चला और ये मेरे तक कैसे पहुंचा। वो कहता है कि ये सब लोग क्या मेरा वेलकम करने के लिए यहाँ आए हैं। इधर में पेट्रियार्च उसे से आगे बढ़ती है। शमाना उसे देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। पेट्रियार्च कहती है कि शमाना जो तुम काम करने गए थे क्या वो हो गया है। वो कहते हैं हाँ मैंने वो काम कर दिया है तो इन्फेक्शन जल्दी से खत्म हो जाएगा। वो कहती है मैंने सुना है कि 2 एम्पायर्स में जंग छिड़ गई है सिर्फ इस रेड डेथ वायरस की वजह से और ये क्लियर हो चुका है कि ये आर्टिफिशियल क्रिएटेड है और ये सारी न्यूज तुमने फैलाई है। ये कितनी स्ट्रेंज बात है, तुम्हारा एम्पिरिकल क्लैन से कैसे कनेक्शन बिल्ड हुआ और तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता है। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे इन सब बातों का नहीं पता, मैं तो सिर्फ तुम लोगों के लिए प्रेयर करके वापस आ रहा हूँ ताकि हमारा ट्राइब कम्प्लीटली रिकवर हो जाए। कहती है अच्छा तो चलो ये बताओ कि तुम ट्राइब में आने के बजाय यहाँ क्यों आए हो। मैट्रियार्च कहती है कि विकर जैसे तुमने कहा था कि ओम विलेज आने के बजाय इस कैचमेंट एरिया में आएगा तो वो वाकई यही आया है। शमाना उसकी बात सुन के शौक हो जाता है कि ये सब प्लान तो विकर वैन भास्कर का है। मैट्रियार्च कहती है विकर जो बातें तुमने की थी वो बिल्कुल ठीक थी और मैं तुम्हारी बात पे एग्री करती हूँ। शमाना कहता है मैम ये आप किस बारे में बात कर रही हैं और ये क्या कह रही हैं। बॉस के बारे में बताया जाता है जहाँ विकर बता रहा था कि शमान ने ये सब ट्राइब का हीरो बनने की वजह से किया है लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। मैट्रियार्च कहती है अच्छा तो चलो इन बातों को छोड़ो, हमें वो क्योर दिखाओ जो तुमने रेड डेथ के लिए बनाया था और मैं तुम्हारे पाउच में भी देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या चीज है। जैसे ही वो मैट्रियार्च की बात सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि यार ये तो काम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है।